सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान, बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर। छात्रों, आज मैं आपके सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी अनेक वीडियो आपने देखी है और सर्वप्रथम यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो। तो आज हम अपन इस टॉपिक के ऊपर वर्णन करते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। साइंटिस्टों ने अनेक बार लिमिटिंग फैक्टरों के बारे में बताया था कि वातावरण में अनेक फैक्टर जैसे लाइट, CO2, ताप, दाब, प्रेशर, O2, ETC प्रेजेंट होते हैं तथा लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित कारक। यह फैक्टर सजीवों के जीवन को डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरण में ये फैक्टर एक निश्चित कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, एक निश्चित मात्रा में। इस कारण इन्हें सीमाकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो छात्रों, आपको इस डेफिनेशन बताइए, इसमें आपके लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों की यह रेंज जो सजीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती है, उन्हें ही लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि लिमिटिंग फैक्टर को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे जो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए थे। लिबिंग का न्यूनतम का सिद्धांत, ब्लैकमैन का आधुनिक लिबिंग का सिद्धांत, इस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग दिए थे, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा। तो देखिए, सर्वप्रथम लिबिंग का न्यूनतम का सिद्धांत। जो साइंटिस्ट लिबिंग ने लिमिटिंग फैक्टर का अध्ययन करते हुए बताया कि सजीवों की वृद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर नहीं करती है, जबकि कम मात्रा में उपस्थित कारकों पर ही निर्भर करती है। एग्जाम्पल के आधार पर प्लांट्स के प्रति अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रकाश, CO2, जल, तापमान, O2, ETC पर निर्भर नहीं करती, जबकि मृदा में, मिट्टी में कम मात्रा में उपस्थित जिंक, बोरॉन, ETC एलिमेंट्स पर निर्भर करती है। तो जो कम मात्रा में उपस्थित होती है उन पर यह डिपेंड करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जंतुओं की वृद्धि अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ETC पर निर्भर नहीं करती है, परंतु कम मात्रा में पानी अथवा पाए जाने वाले विटामिन्स पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट थ्योरी जो वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने दी थी, जिसको आधुनिक लिबिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो लिबिंग के सिद्धांत में कुछ सुधार हुआ था।
तो इसमें बताया था कि साइंटिस्ट ब्लैकमैन ने लिमिटिंग फैक्टर का अध्ययन करते हुए लिविंग के न्यूनतम तापीय सिद्धांत का अध्ययन किया और आधुनिक लिविंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार वातावरण में पाए जाने वाले लिमिटिंग फैक्टर ना तो अधिक मात्रा में उपस्थित होने चाहिए और ना ही कम मात्रा में उपस्थित होने चाहिए, बल्कि जितनी मात्रा में आवश्यक है उतनी मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। इसे आधुनिक लिविंग का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स तथा एनिमल्स की ग्रोथ न अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कारकों पर निर्भर करती है और न ही कम मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है, परंतु जितनी मात्रा की आवश्यकता है उनकी मात्रा में उतनी ही मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है। सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम, यह नेक्स्ट नियम था जो साइंटिस्ट सेल्फोर्ड ने दिया था। यह भी लिमिटिंग फैक्टर का अध्ययन करते हुए जो नियम दिया है उसे सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार वातावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक कारक की मैक्सिमम तथा मिनिमम लिमिट होती है। इन दोनों लिमिट के मध्य की वह रेंज जिस पर सजीव अनुकूल महसूस करते हैं उन्हें टॉलरेंस रेंज कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। मैक्सिमम तथा मिनिमम लिमिट के मध्य की वह रेंज जिस पर सजीव सर्वाधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं और जिस पर सजीवों की जीवन क्रिया दर अधिकतम होती है उसे ऑप्टिमम रेंज या अनुकूलतम प्रयास कहते हैं, जो ग्राफ पेपर के द्वारा भी हम आगे आपको बताएंगे। मनुष्य में 18 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के प्रति टॉलरेंस रेंज प्रेजेंट होती है, किंतु 10 से कम तथा 30 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होने पर मनुष्य प्रतिकूल महसूस करता है और इनके जीवन पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान ही इनके लिए ऑप्टिमम रेंज का टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट, पेट्रोमाइजोन जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है, परंतु इसमें लवणीय जल तथा समुद्री के प्रति सहनशीलता प्रेजेंट होती है। अतः फ्रेश वाटर में समुद्री जल में जाने पर यह जंतु जीवित बने रहता है, किंतु इनके इमोसिटी लार्वा में लवणीयता के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं पाई जाती। इस कारण ये लार्वा फ्रेश वाटर आवासों में बना रहता है, क्योंकि समूह में जाने पर इनकी मृत्यु या डेथ की संभावना उत्पन्न हो जाती है। साइंटिस्ट सेल्फोर्ड ने अपने नियम को समझाने के लिए बर्ड्स पर भी प्रयोग किए। प्रयोग के दौरान उन्होंने बर्ड्स के लिए 3 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण किया और इन क्षेत्रों में बर्ड्स को रखते हुए इनकी यथास्थिति का चित्रांकन ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया। साइंटिस्ट सेल्फोर्ड ने
बर्ड्स के जीवन के लिए 3 प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण किया। उनमें से वह क्षेत्र जिन पर सामान्य ताप प्रेजेंट था उसे नॉर्मल जोन कहा गया और सामान्य से कम या अधिक ताप युक्त क्षेत्र को फिजियोलॉजी स्ट्रेस जोन कहा गया। सामान्य से बहुत कम या बहुत अधिक तापयुक्त क्षेत्र को इन फिजियोलॉजी स्ट्रेस जोन कहा गया। साइंटिस्ट सेल्फोर्ड के अनुसार बर्ड सामान्य ताप पर अधिकता से प्रेजेंट होते हैं, परंतु सामान्य से कम या अधिक ताप होने पर इनकी टॉलरेंसी रेंज सहनशीलता परास कम हो जाती है। इस कारण फिजियोलॉजी स्ट्रेस जोन में केवल कुछ ही कोशिका प्रेजेंट होती है, जबकि सामान्य से बहुत कम अथवा बहुत अधिक ताप होने पर इन फिजियोलॉजी स्ट्रेस जोन में बर्ड्स की ऑप्टिमम रेंज और टॉलरेंस रेंज का मान 0 होने से बर्ड्स की मृत्यु की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तथा ऑप्टिमम जोन के अनुसार सामान्य ताप प्रेजेंट होने से बर्ड्स अत्यधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं, जिसको भी हम नेक्स्ट ग्राफ में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट, विभिन्न जंतुओं में अनेक फैक्टर्स के प्रति जैसे प्रकाश, तापमान, जल, O2 टॉलरेंस रेंज में प्रेजेंट होते हैं, जिन पर इनकी जीवन क्रिया दर अधिकतम होने से ऑप्टिमम रेंज भी प्रेजेंट होती है। किंतु इस फैक्टर को सामान्य से कम सांद्रता या अधिक सांद्रता होने पर सजीवों के जीवन पर खतरा उत्पन्न होने का संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय टॉलरेंस रेंज का मान 0 हो जाता है। जो साइंटिस्टों ने बताया था। तो छात्रों, लिमिटिंग फैक्टर के बारे में आपको जो बताया है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि टॉलरेंस, लिमिटिंग फैक्टर, तो लिविंग नियम इत्यादि क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। सेल्फोर्ड के सहनशीलता नियम का महत्व। इस नियम की सहनशीलता के नियम का क्या सिग्निफिकेंस होता है? साइंटिस्ट सेल्फोर्ड के सहनशीलता नियम के आधार पर अनेक कथनों की पुष्टि की जा सकती है। प्रत्येक वातावरण कारक की मैक्सिमम तथा मिनिमम लिमिट होती है। मैक्सिमम तथा मिनिमम लिमिट के मध्य की परास को टॉलरेंस रेंज या ऑप्टिमम रेंज भी से शो किया जाता है। नेक्स्ट, एक ही जाति के जंतुओं में अथवा अलग अलग जाति के जंतुओं में विभिन्न वातावरणीय कारकों के प्रति टॉलरेंस तथा ऑप्टिमम रेंज का मान भिन्न होता है। नेक्स्ट,
विभिन्न प्रकार के बीज, अंडे, लार्वा में अनेक फैक्टर्स के प्रति टॉलरेंस रेंज का मान भिन्न भिन्न होता है, किंतु उनकी टॉलरेंस रेंज न्यूनतम होती है। अथवा एडल्ट की तुलना में ये सभी अवस्थाएं लिमिटिंग फैक्टर के सामान्य से कम या अधिक सांद्रता को सहन नहीं कर पाती। जैसे एमोसिट लार्वा भी कहते हैं, में समुद्री जल के प्रति टॉलरेंस रेंज का मान 0 होता है। अलग अलग जंतुओं में प्रजनन के समय अलग अलग कारकों के लिए एक निश्चित सहनशीलता परास पाया जाता है, जिसे क्रांतिक काल कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड। कुछ लवणीय जंतुओं की एडल्ट अवस्था में शौच जल के प्रति टॉलरेंस रेंज प्रेजेंट होती है। इस कारण ये शौच जल में जीवित रह जाते हैं, किंतु इनकी लार्वावस्थाओं में शौच जल के प्रति टॉलरेंस रेंज का मान नील होता है। अतः इनकी लार्वावस्थाओं को शौच जल में स्थानांतरित करने से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। साइंटिस्ट सोलफोर्ड के नियम के द्वारा विभिन्न कारकों को की टॉलरेंस रेंज तथा ऑप्टिमम रेंज का अध्ययन किया जा सकता है, जो सोलफोर्ड के नियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो छात्रों, इसके साथ ही आज का टॉपिक हम यहीं अंतिम करते हैं और इसको नोटेट कर लेना तथा रीडिंग करना। नेक्स्ट डेज पर नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी की जाएगी।